दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर आया हूँ उसका नाम है बैंक अंडर सेज और ये सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है। इस सीरीज में आप देखेंगे कुछ लोग बैंक के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। अब ये लोग बैंक के अंदर क्या करने गए थे और फिर वहाँ से बाहर कैसे आएंगे, ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के अंदर मनी हीस्ट वेब सीरीज वाला एक बंदा है। सो कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन उसको पहचान गया। बात है 23 मई 1981 की। समय है सुबह 9:05 का और जगह है प्लाजा डी कैटालोना जो कि बार्सिलोना में है। ये है जोसे जो कि अपने कुछ साथियों के साथ चेहरे पर नकाब पहनकर एक बैंक में घुस जाता है। अब उनके इरादे क्या हैं, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस सीरीज को देखेंगे। इन सभी के पास बहुत सारे हथियार हैं। फिर बैंक के अंदर जाकर जोसे हवा में फायर करता है और कहता है जो जहां है वहीं बैठा रहेगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर वो आवाज लगाता है कि नंबर 3 और नंबर 5 नीचे का फ्लोर खाली करवा दो, मुझे सारे लोग सेंटर में चाहिए। नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 8 टॉप फ्लोर खाली करवाओ, मुझे वहाँ के सभी लोग सेंटर में चाहिए। और आप सब लोग ऐसे ही कोऑपरेट करते रहें, मैं वादा करता हूँ किसी की भी जान नहीं जाएगी। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे, हम यहाँ पर डाका डालने आए हैं। इतने में बैंक के बाहर पुलिस भी आ जाती है। फिर वो नंबर 6 को गेट के पास जाने के लिए कहता है और खुद विंडो में जाकर पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगता है। फिर नंबर 6 भी पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगता है। पुलिस वाले भी पलटकर वार करते हैं, लेकिन इस फायरिंग में दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। ये है मारिया जो कि एक जर्नलिस्ट है और आज इसका ऑफिस में पहला दिन है। ये है बर्नी जो कि मंजा हुआ जर्नलिस्ट है, लेकिन फिलहाल ये शराब ज्यादा पीता है। फिर मारिया को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और बर्नी उसको बेस्ट ऑफ लक कहता है। फिर उसकी बॉस इजाबेल उसका इंटरव्यू लेती है और उसको नौकरी पर रख लेती है। मारिया के पिता भी इसी ऑफिस में जॉब किया करते थे, लेकिन फिलहाल उनकी मौत हो चुकी है। तभी इजाबेल कहती है कि तुमको अपने पिताजी की वजह से नौकरी नहीं मिली, बल्कि तुम्हारी खुद की काबिलियत की वजह से मिली है। फिर वो उसको थोड़ा काम के बारे में समझाती है और कहती है आगे से न्यूज रूम में मिनी स्कर्ट पहनकर मत आना। दूसरी तरफ बैंक के बाहर और भी ज्यादा पुलिस आ जाती है। तभी भीड़ में से एक लड़की आती है और वहाँ पर बने फोन बूथ में एक लेटर छोड़ देती है जिनमें उन बैंक रोबर्स की डिमांड लिखी हुई थी। फिर वो लड़की बार्सिलोना डेली न्यूज़पेपर में फोन करती है। उस समय सभी लोग बिजी थे, इसलिए फोन मारिया उठाती है। मारिया पूछती है कौन बोल रहा है। फिर वो लड़की बताती है कि प्लाजा दी कैटालोना के सेंट्रल बैंक पर हमला हुआ है। बैंक के बाहर कॉर्नर पर बने फोन बूथ में मैंने एक लेटर छोड़ा है जिसमें उन रॉबर्स की शर्तें लिखी हुई हैं। उस समय फोन पर गोलियां चलने की भी आवाजें आ रही थी। फिर वो लड़की कहती है अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं हुई तो हम हर घंटे 10 होस्टेज को मार देंगे। फिर मारिया भागकर अपनी बॉस इजाबेल के पास जाती है, लेकिन वो अपने कैबिन में नहीं थी। फिर वो जाती है बर्नी के पास और उसको सारी बात बताती है। बर्नी कहता है आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम्हारी रैगिंग हो रही है। लेकिन मारिया कहती है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने फोन पर गोलियों की आवाज सुनी है। फिर वो बर्नी को साथ लेकर सेंट्रल बैंक की तरफ जाने लगती है और बताती है कि उस लड़की ने फोन काटने से पहले स्पेन जिंदाबाद बोला था। दूसरी तरफ बैंक के अंदर सभी रोबर्स वहां मौजूद सभी लोगों पर अपना कंट्रोल जमा चुके थे। फिर एक नंबर यानी कि जोसे अपने साथियों को कहता है कि यहाँ से कुछ लोगों को ले जाकर खिड़की के पास खड़ा कर दो और सभी खिड़कियों के पास 3-3 लोगों के ग्रुप बना दो। फिर सभी को खिड़कियों के पास छोड़कर इसाक यानी कि 2 नंबर जोसे के पास जाता है और बताता है कि ऊपर से सब क्लियर है। फिर 1 नंबर उसके साथ ऊपर जाने लगता है और कहता है सभी लोग इसी तरह शांति बनाए रखना, मैं अभी आता हूँ। फिर वे दोनों ऊपर लॉकर रूम में जाते हैं और लॉकर नंबर N56 को खोलते हैं। उस लॉकर में एक बॉक्स पड़ा हुआ था जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स की फाइल पड़ी थी। इतने में मारिया और बर्नी भी बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर पुलिस वाले उनको बैंक के पास जाने से मना करते हैं, लेकिन बर्नी कहता है हम रॉबरी डिवीजन से हैं, ये मेरी पार्टनर है और किसी को भी आगे मत आने देना। फिर वो पुलिस से छुपते छुपाते टेलीफोन बूथ के पास जाते हैं और वहाँ पर पड़ी फोन डायरेक्टरी के नीचे पड़े हुए लेटर को उठाते हैं। फिर बर्नी कहता है या तो तुम इसे पुलिस को दे दो या फिर ओपन करके देखो क्या लिखा है, टाइम कम है, जल्दी फैसला करो। फिर मारिया लेटर पढ़कर बताती है कि उनको तेजोरो की रिहाई चाहिए और अर्जेंटीना जाने के लिए एक प्लेन भी। फिर बर्नी उस लेटर के साथ मारिया की एक फोटो खींचता है,
लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। इतने में वहाँ पर कमिश्नर पाको भी आ जाता है। फिर एक ऑफिसर उसको पूरे मामले की रिपोर्ट देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और कहता है कमिश्नर साहब ये दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। फिर कमिश्नर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो बर्नी। फिर मारिया कहती है हमारे पास एक फोन आया था और फोन पर जो लड़की थी उसने इस डिमांड वाले लेटर के बारे में बताया। पार्लियामेंट पर हमला हुए आज 3 महीने हो गए हैं और वे लोग हमलावर तिजोरो को छुड़वाना चाहते हैं। फिर कमिश्नर कहता है ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए और बदले में तुम दोनों को मिलेगी मेरी दोस्ती। फिर बर्नी मारिया को इजाबेल के पास फोन करने को कहता है, लेकिन वो कहती है 1 घंटे बाद। फिर वो मारिया को किसी दूसरे पेपर के न्यूज रिपोर्टर दिखाता है और कहता है 1 घंटे तक तुम हाथ में आया मौका खो दोगी। तभी कमिश्नर पाको वो लेटर लेकर गवर्नर ऑफ बार्सिलोना के पास जाता है और उनको बताता है कि रॉबर्स ने लगभग 300 लोगों को बंदी बना रखा है, मुझे अभी पीएम से बात करनी है। फिर पीएम का सेक्रेटरी उनको आकर बताता है कि गवर्नर लाइन पर हैं, उनको आपसे कुछ बात करनी है। फिर जब वो फोन अटेंड करते हैं तो गवर्नर बताता है कि सेंट्रल बैंक पर हमला हुआ है और हमलावरों ने करीब 300 लोगों को बंदी बना रखा है। मैंने अभी अभी आपको उन हमलावरों की डिमांड फैक्स कर दी है। फिर पीएम उनकी डिमांड पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसमें लिखा था कि हम लोग स्पेन की सरकारी गंदगी के साथ साथ रेड टेररिज्म को भी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमारी ये डिमांड पूरी होनी चाहिए। 23 फरवरी के हमारे मिलिट्री हीरोज को रिहा कर दिया जाए। लेफ्टिनेंट पेरेडो मास ओलिवर, कर्नल सैन मार्टिन, जनरल टोरस रोजेस और हमारे बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल एंटोनियो तिजेरो। और उनके साथ साथ 72 घंटे के अंदर अंदर हमें एक प्लेन भी रेडी चाहिए जो हमारे इन चारों जाबाजों को अर्जेंटीना छोड़कर आएगा। और इसके अलावा हमें एक सेकंड प्लेन भी चाहिए जो हम लोगों को हिफाजत से अर्जेंटीना छोड़कर आएगा। अगर 72 घंटों के अंदर अंदर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हमें मजबूरन 10 लोगों की जान लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 5 लोग हर घंटे मरेंगे और अगर पुलिस ने बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश की तो हमें मजबूरन बिल्डिंग को उड़ाना पड़ेगा। स्पेन जिंदाबाद। फिर पीएम पूछते हैं क्या इसमें सिविल गार्ड शामिल हैं, लेकिन गवर्नर कहते हैं फिलहाल तो हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर पीएम जनरल डायरेक्टर ऑफ सिविल गार्ड को बुलाने के लिए कहते हैं और उसकी मेजेस्टी को भी। फिर गवर्नर साहब भी कमिश्नर साहब के साथ मौकाए वारदात पर पहुंच जाते हैं। तभी मारिया कमिश्नर के पास जाती है और पूछती है क्या इसमें सिविल गार्ड भी शामिल है। कमिश्नर कहता है देखो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है कि फिलहाल इस मामले को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, हमें उनकी डिमांड छुपानी पड़ेगी वरना ये मामला एक मजाक बनकर रह जाएगा, नहीं समझी। फिर वो पीछे खड़े पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लो और जब तक मैं ना कहूँ इनको रिहा मत करना। फिर उन दोनों को जबरदस्ती एक वैन के अंदर बंद कर दिया जाता है। मारिया उस समय बहुत ही गुस्से में थी, लेकिन बर्नी एकदम शांत था। फिर वो कहता है कि तुमने कमिश्नर पर कुछ ज्यादा ही रहमदिली कर दी। एक जर्नलिस्ट को रहमदिल नहीं होना चाहिए। तुमको वो डिमांड वाला लेटर इजाबेल को दे देना चाहिए था। दूसरी तरफ गवर्नर साहब के लिए बैंक के पास में ही एक ऑफिस खाली करवाया जाता है ताकि वो और उसकी टीम वहां से बैंक पर नजर रख सके। फिर कमिश्नर बैंक के अंदर फोन करता है, लेकिन इससे पहले कि जोसे फोन उठाता एक बूढ़ा वॉशरूम जाने की जिद करता है। फिर वो नंबर 2 को उस बूढ़े के साथ वॉशरूम जाने के लिए कहता है और खुद जाकर फोन उठाता है। कमिश्नर पूछता है कौन बोल रहे हो। जोसे कहता है नंबर 1 बोल रहा हूँ, तुम कौन हो। कमिश्नर कहता है मैं कमिश्नर पाको बोल रहा हूँ, हमने तुम्हारी डिमांड को हायर अथॉरिटी तक पहुँचा दिया है। तुम मुझे ये बताओ कि वहाँ पर कितने लोग हैं और किस हालत में हैं। 1 नंबर कहता है तकरीबन 300 लोग हैं। फिर कमिश्नर कहता है तुम्हें कुछ होस्टेज को छोड़ना होगा, जो बूढ़े बच्चे और औरतें हैं उन्हें छोड़ दो। फिर 1 नंबर कहता है मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, 50 होस्टेज के बदले आप हमें खाना और सिगरेट देंगे और हाँ, एक एम्बुलेंस भी भिजवा देना। खाना और सामान रेड क्रॉस वाले लेकर आएंगे, कोई होशियारी नहीं चलेगी वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर बीच में ही गवर्नर साहब बोल पड़ते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम राइट विंग के किसी खास ग्रुप से हो या फिर सिविल गार्ड हो। लेकिन 1 नंबर कहता है सामान पहुंचाने के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटा है और ये बात कहकर वो फोन काट देता है। फिर कमिश्नर कहता है कि आपने जो किया है उसको बेवकूफी कहते हैं। दूसरी तरफ मारिया और बर्नी वैन के अंदर बैठे बैठे बाकी के रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग करते हुए सुन रहे थे और ये सब सुन सुन के मारिया का दिमाग खराब हो रहा था। फिर वो कहती है ये गलत है, ये लोग हमें इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर बर्नी हंसते हुए कहता है तानाशाही में जीते हुए 40 साल हो गए हैं डार्लिंग, बुरी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। फिर मारिया कहती है मुझे ये सब कहकर मत बुलाओ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। फिर बर्नी बताता है कि तुम्हारी उम्र की मेरी एक बेटी है, मैं उसको भी यही कहता हूँ। तभी वो लड़की जिसने फोन बूथ के अंदर डिमांड लेटर रखा था
एक आदमी से पूछती है क्या रोबर्स की डिमांड पता चली। वो आदमी कहता है नहीं। फिर वो समझ जाती है कि हायर अथॉरिटी वालों ने डिमांड लेटर लीक नहीं होने दिया। फिर वो खुद फोन बूथ के अंदर जाती है और रेडियो स्टेशन पर कॉल करके बताती है कि मैं सेंट्रल बैंक के अटैकर्स की तरफ से बोल रही हूँ। अथॉरिटी हमारे मकसद को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये कोई बैंक रोबर नहीं है, ये मिशन है 23 फरवरी के पकड़े हुए हीरोज को रिहा करवाने का। दूसरी तरफ बैंक के अंदर एक नंबर अपने आदमियों को कहता है कि हमारे इक्विपमेंट को वोल्ट के अंदर रख दो। अब वक्त आ गया है जब मैं चुनूंगा कि कौन कौन बाहर जाएगा। फिर वो उन सभी में से अलग अलग बूढ़े आदमियों और औरतों को चुनता है, वो लोग जिनको यहाँ पर रहने में दिक्कत हो सकती थी। लेकिन वो जिन लोगों को नहीं चुनता वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें भी बाहर जाना है। फिर एक नंबर हवाई फायर करता है ताकि वो सब लोग शांत हो जाएं और उस फायर की आवाज बैंक के बाहर तक गूंज जाती है। फिर वो उन सब में से एक जवान लड़के को चुनता है और कहता है घबराना मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और ये कहकर वो उस लड़के के पांव में गोली मार देता है। अब गोलियों की आवाज सुनकर बैंक के बाहर पैनिक क्रिएट हो जाता है। मारिया और बर्नी भी वैन से बाहर आने के लिए छटपटाने लगते हैं। इतने में रेड क्रॉस वाले वहां पर आ जाते हैं जो कि अपने साथ कहा हुआ सामान लेकर आए थे। इतने में मारिया ड्राइवर वाली साइड से उस वैन के कैबिन को खोल लेती है और फिर वे दोनों चुपके से उस वैन से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बैंक के अंदर एक नंबर उस लड़के के पांव को अच्छे से बांध देता है ताकि ज्यादा खून ना बहे और कहता है कि 1 महीने में तुम ठीक हो जाओगे। तभी उसका एक साथी आकर बताता है कि रेड क्रॉस वाले आ गए हैं। फिर एक नंबर आवाज लगाता है कि मेरे साथ वॉलंटियर बनकर कौन आएगा। 2 नंबर उसको समझाता है कि तुम बाहर जाने की ये बेवकूफी मत करो, लेकिन 1 नंबर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ पुलिस वालों ने बाहर क्या बंदोबस्त किया है। उनमें इतना दम नहीं है कि वे मुझे गोली मार दें। फिर बैंक का डायरेक्टर हाथ खड़ा करता है और कहता है मैं चलूंगा। दूसरी तरफ मारिया और बर्नी एक औरत को पैसे देकर उसकी छत पर चढ़ जाते हैं ताकि वहां से बैंक पर नजर रख सके और यहाँ से तो कोई पुलिस वाला भी उनको भगा नहीं सकता था। तभी 1 नंबर बैंक के डायरेक्टर को लेकर बैंक से बाहर आ जाता है और बर्नी उन दोनों की फोटो खींच लेता है। फिर कमिश्नर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि कोई भी उनके ऊपर गोली नहीं चलाएगा क्योंकि वो होस्टेज को मार सकता है। तभी 1 नंबर जोर से आवाज लगाता है कि जख्मी आदमी को बाहर लाओ और तुम रेड क्रॉस वालों सारा सामान बैंक के अंदर रख दो। फिर जब वो सारा सामान बैंक के अंदर रख देते हैं तो 1 नंबर आवाज लगाता है कि होस्टेज को बाहर लेकर आओ। फिर जो बूढ़े और औरतें उन लोगों ने सिलेक्ट किए थे उन सभी को बैंक से बाहर भेज दिया जाता है। रिहा होने वालों में वो बूढ़ा आदमी भी था जो बैंक के अंदर वॉशरूम में गया था। दोस्तों मुझे इस आदमी में कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर काम पूरा होने के बाद 1 नंबर आवाज लगाता है कि जेंटलमैन हमारा काम पूरा हो गया है और फिर वो बैंक के डायरेक्टर को लेकर वापस बैंक के अंदर चला जाता है। सभी पुलिस वाले उसको देखते रह जाते हैं क्योंकि वो मौत को छूकर टक से अंदर चला गया था। फिर जब बर्नी और मारिया भी वहां से जाने लगते हैं तो उस घर की मालकिन उनको रेडियो पर न्यूज सुनाती है कि अभी अभी किसी औरत ने नेशनल रेडियो को कॉल करके ये जानकारी दी है कि नेशनल बैंक पर हमला करने वालों की डिमांड्स क्या है। उनकी सबसे पहली मांग है कि लेफ्टिनेंट कर्नल तेजोरो को रिहा कर दिया जाए। इतने में डायरेक्टर ऑफ सिविल गार्ड गवर्नर के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो लोग सिविल गार्ड्स की गाड़ियां और राइफल्स लेकर आए थे। कमिश्नर कहता है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम बाहर आए होस्टेज से पूछताछ जरूर कर सकते हैं, शायद कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लग जाए। फिर कमिश्नर के जाने के बाद डायरेक्टर ऑफ सिविल गार्ड कहते हैं कि मेरे आदमी ऐसा नहीं कर सकते। तभी कमिश्नर बाहर जाता है तो देखता है कुछ लोग बाहर आकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं क्योंकि रेडियो वालों ने रॉबर्स की डिमांड को सार्वजनिक कर दिया था। फिर कमिश्नर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है जल्दी से इन सबको यहाँ से भगाओ, लेकिन वो लोग तो काबू ही नहीं आ रहे थे। फिर सभी प्रोटेस्ट करने वालों की तरह इनकी भी सुताई की जाती है और फिर मार खाने के बाद सभी वहां से चले जाते हैं। तभी बर्नी वहां आता है और कमिश्नर को कहता है कि तुमने सारा प्लान बिगाड़ दिया। कमिश्नर कहता है रेडियो वालों को किसी और ने खबर दी है, मैंने नहीं। फिर मारिया कहती है आप पर जांच होनी चाहिए। कमिश्नर फिर से कहता है ये काम मेरा नहीं है, तुम मुझे 2 घंटे बाद कॉल करना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्या करना है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी गवर्नर साहब डायरेक्टर ऑफ सिविल गार्ड को बैंक के नंबर से की हुई रिकॉर्डिंग सुनाते हैं ताकि वो पहचान सके कि क्या ये आवाज उन्होंने पहले कभी सुनी है। फिर उसकी आवाज सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है ये नहीं हो सकता, ये आवाज गिल सैंचेज वैलेंट की है। ये आदमी 23 फरवरी को पार्लियामेंट में तेजरो के साथ था।
लेकिन अगले ही दिन गायब हो गया और कभी भी नहीं मिला। फिर गवर्नर कहता है इसका मतलब वो सिविल गार्ड्स हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब मारिया और बर्नी अपने ऑफिस जाते हैं तो उनकी बॉस पूछती है तुम दोनों कहाँ गायब थे। मारिया कहती है कि हम दोनों को अरेस्ट किया गया था। फिर इजाबेल पूछती है कि क्या तुम दोनों ने नोट के बारे में कुछ नहीं सुना। बर्नी कहता है हमारे पास तो उसकी ओरिजिनल कॉपी है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर का पीए आता है और बताता है कि डायरेक्टर ऑफ सिविल गार्ड ने उस रोबर की आवाज पहचान ली है। वो आवाज सैंचेज वेलेंट की है। ये बात सुनकर पीएम कहते हैं कहीं फिर से 23 फरवरी जैसा हमला ना हो जाए। फिर वो अपने पास बैठे हुए जनरल को कहते हैं आप बार्सिलोना जाइए और वहां जाकर सिचुएशन हैंडल कीजिए। आपको जो कुछ भी करना पड़े कीजिए। उस समय बैंक में जोसे और उसके साथी ढेर सारे नोटों को देखकर खुशी मना रहे थे क्योंकि उन्होंने इतने सारे नोट आज से पहले कभी नहीं देखे थे। उनका अनुमान था कि ये शायद 200 मिलियन होंगे, लेकिन जितने भी थे अब उनके ही थे। फिर वो जाकर अपने साथियों को चेक करता है जो कि बेसमेंट में दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब पता नहीं उनका क्या प्लान था क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने भागने के लिए प्लेन का इंतजाम करने को कहा था और दूसरी तरफ वो लोग बेसमेंट के अंदर सुरंग बना रहे थे। अब इनका जो भी प्लान था वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सेकंड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ये बैंक सीज से 3 महीने पहले का समय था। 3 महीने पहले जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो जनरल को पता चल गया था कि इसमें किसकी साजिश है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। फिर वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पास जाता है और कहता है आप ये पागलपन बंद कर दीजिए। फिर कर्नल पूछता है जनरल आप किसकी तरफ हैं? जनरल कहता है मैं कानून और किंग की तरफ हूँ, लेकिन आप ये पागलपन बंद करके सरेंडर कर दीजिए। फिर कर्नल कहता है चाहे मुझे खुद की जान देनी पड़े या फिर आपकी जान लेनी पड़े, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। फिर जनरल उसको इसका अंजाम भुगतने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। जनरल के जाने के बाद लेफ्टिनेंट का आदमी उससे पूछता है कि अगर अरमाडा नहीं आया तो हम डॉक्यूमेंट्स का क्या करेंगे। फिर लेफ्टिनेंट कहता है अगर वो नहीं आया तो डॉक्यूमेंट वाला ब्रीफकेस सेफ में रखकर देश छोड़कर चले जाना। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। बैंक सेज से 4 घंटे बाद नंबर 1 और नंबर 2 बैंक की छत पर जाते हैं। 1 नंबर बैंक के बाहर खड़ी पुलिस को देखकर बहुत खुश था क्योंकि उसका प्लान सही जा रहा था। फिर 2 नंबर पूछता है अगर ये लोग बैंक के अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे। फिर 1 नंबर कहता है जब तक होस्टेज हमारे पास है ये लोग ऐसा सोचेंगे भी नहीं, तुम फिक्र मत करो सब ठीक होगा। दूसरी तरफ जब मारिया अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो बर्नी उसके पास आता है और उसको उसकी शर्तों वाला लेटर पकड़ी हुई फोटो दिखाता है और कहता है ये तो अखबार के फ्रंट पेज पर आएगी, लेकिन मारिया उसे पेपर में छापने से मना कर देती है। फिर बर्नी उसे समझाता है कि ऐसी फोटो अक्सर जर्नलिस्ट का करियर बना देती है, लेकिन मारिया कहती है मुझे फेमस नहीं होना। फिर वो बताती है कि होम मिनिस्टर का कहना है बैंक में कम से कम 20 अटैकर्स होने चाहिए, उनके पास बंदूकें हैं और बॉम्ब भी हो सकते हैं। ये लोग किस ग्रुप से हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता, शायद रिहा किए गए होस्टेजेस में से ही हमें कोई क्लू मिल जाए। अब कमिश्नर पाको ही हमारी हेल्प कर सकता है। फिर बर्नी कहता है अगर तुमसे कोई गड़बड़ हुई तो इजाबेल तुम्हें निकाल देगी, लेकिन मारिया रिस्क लेना चाहती थी। तभी बैंक में 1 नंबर होस्टेज को ऑर्डर देता है कि विंडो के पास खड़े अपने साथियों को आराम दीजिए और खुद जाकर वहां खड़े हो जाइए। रोबर्स में से एक नशेड़ी भी था जो कैदियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। फिर 1 नंबर उसको कहता है अपना दिमाग ठंडा रखो वरना तुम्हें पता है क्या होगा। इतने में मारिया और बर्नी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी उनके देखते ही देखते वहां पर कुछ फौजी भी आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था शायद यहाँ पर कोई जंग होने वाली है। फिर मारिया बर्नी को कहती है जिस आदमी को गोली लगी थी हमें उसके पास जाना चाहिए। उस समय कमिश्नर भी उसी लड़के से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था। फिर वो डॉक्टर की परमिशन लेकर उस लड़के से मिलता है और पूछता है कि तुम्हें गोली किसने मारी। वो लड़का बताता है कि 1 नंबर ने बेवजह मेरे पाँव में गोली मार दी। फिर कमिश्नर पूछता है 1 नंबर से क्या मतलब। वो लड़का बताता है वे लोग एक दूसरे को नंबर से ही बुलाते थे, मुझे उनका नाम नहीं पता। तभी 1 नंबर का साथी उसे बताता है कि बाहर स्नाइपर भी आ गए हैं। फिर उनको देखने के बाद 1 नंबर कहता है अपने साथियों को कह दो कोई भी खिड़की के पास नहीं जाएगा। लेकिन तभी बैंक का फोन बजने लगता है। फिर 1 नंबर बैंक के डायरेक्टर को फोन उठाने के लिए कहता है। जिस बंदे ने फोन मिलाया था वो तुक्का मारता है कि क्या कैप्टन वालियंटे से बात हो रही है। डायरेक्टर कहता है अभी वो आपसे बात नहीं कर सकते। फिर वो आदमी कहता है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी का इंचार्ज बोल रहा हूँ, मेरी उनसे बात करवाओ। फिर 1 नंबर फोन ले लेता है और कहता है बिना बकवास करे सीधा मुद्दे पर आओ। सिक्योरिटी हेड पूछता है जो भी तुम कर रहे हो इसका सोल्यूशन क्या है। फिर 1 नंबर कहता है मेरा वक्त बर्बाद मत करो,
और फिर वो फोन काट देता है। फोन काटने के बाद सिक्योरिटी हेड कहता है मुझे नहीं लगता ये कैप्टन है। फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये जो भी है मुझे बहुत सीरियस लग रहा है, तेजेरो से पूछो ये लोग उसको क्यों छुड़वाना चाहते हैं। फिर वे लोग तेजेरो से फोन पर बात करते हैं और बताते हैं कि कुछ लोगों ने सेंट्रल बैंक पर हमला कर दिया और उन्होंने आपके साथ आपके साथियों की भी रिहाई की मांग की है। फिर तेजेरो बीच में ही बात काट के कहता है आपने अब तक जो भी कहा उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और फिर वो फोन काट देते हैं। दूसरी तरफ कमिश्नर 2 और लोगों के पास जाता है जो बैंक में बंदी थे और पूछता है क्या किडनैपर्स एक दूसरे को नंबरों से बुला रहे थे। वे लोग भी कहते हैं जी हाँ। फिर कमिश्नर उनको कुछ बंदूकों की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या उनके पास ऐसी ही गन्स थी। वो आदमी कहता है नहीं, उनके पास ऐसी कोई गन नहीं थी, उनके पास तो पुरानी टाइप की बंदूकें थी। फिर लेडी बताती है कि मैंने उनके जूते नोटिस किए थे, कुछ ने तो कुबन हिल्स के जूते पहने थे और बाकियों ने कुछ घिसे पीटे जूते पहने हुए थे। फिर वो आदमी बताता है कि जो आदमी नंबर 1 था वो ब्लॉन्ड तंबाकू स्मोक करता था, शायद इससे आपको कोई हेल्प मिले। तभी कमिश्नर की नजर मारिया पर पड़ती है और वो उसके पास जाने लगता है। मारिया के पास जाकर वो पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? निकलिए यहाँ से। फिर मारिया कहती है आपने हमें कुछ देने का वादा किया था। फिर कमिश्नर कहता है कि मैं तुमको ये बात ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो हमलावर सिविल गार्ड्स या किसी कट्टरवादी ग्रुप से हैं। मुझे लगता है वो बस मामूली से चोर हैं और उन्होंने तिजोरो की कहानी भी झूठी बनाई है। मैं 20 सालों से ये काम कर रहा हूँ, मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, अब जाओ यहाँ से। फिर रास्ते में बर्नी कहता है कि कुछ लोगों ने तिजोरो की कहानी बनाई और पैसे लेकर भागने की बजाय 300 लोगों को बंदी बना लिया। मुझे नहीं लगता, वो कमिश्नर पुराना कमीना है, हमें अपनी बातों में उलझा रहा है। फिर वो मारिया को न्यूज रूम में चलने के लिए कहता है, लेकिन मारिया कहती है मुझे इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी है, मैं देखना चाहती हूँ कि कमिश्नर की बातों में कितनी सच्चाई है। अब बैंक सेज को 8 घंटे बीत चुके थे। एक नंबर जब अपने साथियों के पास जाता है तो पूछता है क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके साथी कहते हैं ये दीवार नहीं टूटेगी। फिर जोसे मैप के अंदर देखता है और बताता है कि दीवार तो यही है, अब चाहे पत्थर मोटा हो या छोटा हो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये दीवार तोड़नी है तो तोड़नी है, क्योंकि सीवर लाइन इसी दीवार के पीछे है। फिर उसके साथी दीवार तोड़ने के काम में लग जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में जनरल डायरेक्टर ऑफ सिविल गार्ड वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उनको देखकर बर्नी समझ जाता है कि ये खुद यहाँ पर आए हैं तो पक्का अंदर सिविल गार्ड्स के ही बंदे हैं। फिर वो देखते हैं कि इजाबेल भी वहां पर मौजूद है और फिर वे दोनों इजाबेल के पास पहुंच जाते हैं। इजाबेल कहती है मारिया तुम खुद को समझती क्या हो, नौकरी से हाथ धोना चाहती हो क्या? फिर बर्नी कहता है मारिया हॉस्पिटल में जाकर रिहा हुए होस्टेज से जानकारी इकट्ठा करने गई थी। फिर इजाबेल पूछती है क्या बताया उन्होंने? मारिया कहती है यही कि वे लोग मामूली बैंक चोर हैं और वो डिमांड वाला लेटर पुलिस को गुमराह करने के लिए था। फिर इजाबेल कहती है अगर छापने के बाद ये खबर झूठी निकली तो क्या करोगी? फिर मारिया कहती है प्लीज आप मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए। तभी बैंक के अंदर एक लेडी की तबीयत खराब हो जाती है। फिर नंबर 2 उसको पानी देता है। तभी बैंक का फोन बजने लगता है और एक नंबर जाकर फोन अटेंड करता है। ऑफिसर बताता है कि हमने तिजोरो से बात की थी, वो आपके पास नहीं आना चाहते, अगर आप चाहो तो हम आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी सुना सकते हैं। ये बात सुनकर जोसे फोन काट देता है। अब जोसे टेंशन में आ गया था क्योंकि उसको अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। अब बैंक के अंदर भी टेंशन का माहौल था और बैंक के बाहर भी। तभी बर्नी नोट करता है कि एक पुलिस वाला कैफेटेरिया की तरफ इशारा कर रहा था। फिर वो मारिया को लेकर कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर बिग अथॉरिटी वाले सभी ऑफिसर्स आ जाते हैं। उनको देखकर मारिया पूछती है आपको कैसे पता चला कि ये सब लोग यहाँ पर आने वाले हैं? बर्नी कहता है मुझे तो बस भूख लगी थी। फिर मारिया कहती है मैं टॉयलेट जा रही हूँ, लेकिन एक गार्ड उसको आगे जाने से मना कर देता है। फिर वो कहती है क्या मैं यहीं सबके सामने कर दूं? फिर वो गार्ड उसको जाने देता है। दरअसल मारिया उन सब की बातें सुनना चाहती थी ताकि उसको भी सिचुएशन का पता चल सके। फिर टॉयलेट के अंदर जाकर वो चेयर उठाती है और वेंटिलेशन के जरिए उन सब की बातें सुनने की कोशिश करती है। जनरल कहते हैं कि मुझे पीएम के आदेश मिले हैं कि हमें कुछ भी करके हमलावरों पर शिकंजा कसना होगा, कुछ भी करके। सबसे पहले हम वहां पर पानी और बिजली बंद करेंगे और फिर जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम फोर्स को अंदर भेज देंगे। फिर गवर्नर कहते हैं अगर वहां पर लोग मारे गए तो गवर्नमेंट नहीं बचेगी। फिर जनरल कहता है सरकार गिरती है तो गिर जाए, लेकिन हम उन मुजरिमों की डिमांड पूरी नहीं करेंगे। फिर उनकी बातचीत सुनने के बाद मारिया और बर्नी कैफेटेरिया से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आकर वो बर्नी को सारी बात बताती है। तभी कमिश्नर वहां आता है और इंचार्ज को बताता है कि होस्टेज ने बताया है कि अंदर 12 लोग हैं, उनके पास हैंड गन्स और मशीन गन्स हैं, कोई एक्सप्लोजिव नहीं है।
वो लोग अपने साथ कुछ बैग्स भी लेकर आए थे और सारे बैग उन्होंने बेसमेंट में भिजवा दिए, और अगर उनके पास एक्सप्लोजिव्स हुए भी तो वो 300 लोगों के होते हुए बिल्डिंग उड़ाने की गलती कभी नहीं करेंगे। तभी बैंक के अंदर जब जोसे का एक आदमी दीवार में पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो आखिरी ड्रिल भी टूट जाती है। अब ड्रिल के साथ साथ उनका वहां से बाहर निकलने का सपना भी टूट जाता है। अब वे सब लोग और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर जोसे कहता है कि उन्होंने हमें झूठ बोला, बैंक के ब्लूप्रिंट नकली हैं। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंक्रीट की दीवार होनी चाहिए थी, ना कि पत्थर की। ये हमें फंसाने की एक चाल थी। फिर 2 नंबर कहता है कि इसका मतलब पेपर्स बाहर जा चुके हैं और उन्होंने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। फिर उनका साथी पूछता है ये किस पेपर की बात कर रहा है। फिर जोसे कहता है हम यहाँ फंस गए हैं, बात खत्म, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। हमारे पास 200 होस्टेज हैं, उन्हें हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। फिर उसके साथी कहते हैं भाड़ में गए तुम और तुम्हारा घटिया प्लान। तुमने कहा था हम बैंक में चोरी करके मनी हीस्ट के चोरों के जैसे आसानी से निकल जाएंगे। अब हम कम से कम 30 साल के लिए अंदर जाएंगे। फिर जोसे कहता है अपनी आवाज नीचे रखो। फिर 2 नंबर उन सबको बहस करने से रोकता है, लेकिन 1 नंबर अपने साले पर और उसका साला 1 नंबर पर गन तान देते हैं। दोस्तों, आपने पुष्पराज का डायलॉग तो सुना ही होगा, मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन इस बार साला झुक जाता है और अपनी गन नीचे कर लेता है। तभी गवर्नर साहब आते हैं और अपना बयान देते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को खत्म कर लेंगे। जब तक लोगों की जान खतरे में है, पुलिस दखलंदाजी नहीं करेगी। इसके अलावा हम आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। फिर मारिया कहती है जानकारी दे नहीं सकते या जानकारी है ही नहीं। फिर गवर्नर नो कमेंट्स कहकर वहां से चला जाता है। तभी एक रिपोर्टर मारिया को कहता है तुम्हारे डैड के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बर्नी कहता है अपना रास्ता नापो। दरअसल मारिया के डैड 3 महीने पहले अपने ऑफिस की बेसमेंट में मारे गए थे। फिर मारिया बर्नी से सिगरेट मांगती है, लेकिन वो नहीं देता। फिर मारिया गुस्से में कहती है मैंने कहा सिगरेट दीजिए। फिर बर्नी कहता है मुझसे ऐसे बात मत करो। फिर मारिया गुस्से में कहती है आप भी मुझे अपनी बेटी समझना बंद करिए, ना मैं आपकी बेटी हूँ और ना ही आप मेरे बाप हैं। तभी बैंक के अंदर फिर से फोन बजता है और 1 नंबर डायरेक्टर को फोन उठाने के लिए कहता है। फोन पर बैंक के प्रेसिडेंट थे और वो पूछते हैं कि बैंक में कितना रुपया पड़ा है। डायरेक्टर कहता है लगभग 800 मिलियन होंगे। फिर वो फोन जो से छीन लेता है और कहता है आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ फंसे 200 लोगों के लिए आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। इसके बावजूद भी आप लोगों को पैसों की फिक्र है, भाड़ में जाओ तुम सब। फिर वो कहता है नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 10 वोल्ट से सारा पैसा लेकर यहाँ पर आओ। इसी वक्त अगले सीन में हम देखते हैं कमिश्नर का खबरी बिल्लू नशेड़ी उसे बताता है कि जब वो सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए ओटिस में गया तो वहाँ का मालिक रेडियो में न्यूज सुनने के बाद बोला साले ब्लोंड ने तो धमाल मचा दिया। फिर कमिश्नर पूछता है कौन है वो ब्लोंड। बिल्लू नशेड़ी कहता है मुझे तो बस इतना ही पता था। फिर कमिश्नर कार से बाहर चला जाता है। उस समय जोसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसके कारण उसके 11 साथी खतरे में थे। फिर 2 नंबर वहाँ पर आता है और कहता है हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर जोसे कहता है देख भाई, मैं गोली खाना पसंद करूंगा लेकिन वापस जेल नहीं जाऊंगा। हमारे पास बस यही मौका है, अगर बाहर निकलना चाहते हो तो दम दिखाना होगा। लेकिन 2 नंबर कहता है तुम देख लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब रात हो जाती है। मारिया अभी भी बैंक के बाहर ही टहल रही थी। फिर उसके पास कमिश्नर आता है और पूछता है तुम अब तक घर नहीं गई। मारिया कहती है नहीं। फिर वो पूछता है बर्नी कहाँ है। मारिया कहती है हमारी थोड़ी सी बहस हो गई, वो हमेशा ही मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। फिर कमिश्नर बताता है कि बर्नी की एक बेटी थी, कुछ महीने पहले वो गुजर गई ड्रग ओवरडोज की वजह से। तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। तभी बैंक के अंदर जितने भी रुपए मौजूद थे सारे के सारे ग्राउंड फ्लोर पर इकट्ठा कर दिए जाते हैं। फिर जोसेफ जनरल के पास फोन करता है और कहता है मुझे अभी पीएम से बात करनी है। फिर जनरल कहता है कि तुमसे बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ही चुना है, कहो क्या कहना चाहते हो। फिर जोसे कहता है ध्यान से सुनिए जनरल, अब मेरा सब्र का बांध टूट रहा है। अगर हमें स्पेन से निकलने के लिए प्लेन नहीं मिला तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और मैं यहाँ मौजूद सारा पैसा भी जला दूंगा। फिर जनरल कहते हैं तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते, अगर सरेंडर करोगे तो जज तुम्हारी सजा को कम कर देंगे। फिर जोसे कहता है आप समझ नहीं रहे, अब हम इस खेल में बहुत आगे आ चुके हैं इसलिए वापस नहीं लौट सकते। अब अगर आपने हमारे लिए प्लेन का इंतजाम नहीं किया तो मैं इस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दूंगा। 3rd एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। एक दिन मारिया अपने पापा के ऑफिस में बैठी थी। फिर जब उसके पापा आते हैं तो मारिया कहती है मुझे भी आपके जैसे जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन उसके पापा कहते हैं पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो फिर इस पर बात करेंगे।
दरअसल वो नहीं चाहते थे कि मारिया जर्नलिस्ट बने। फिर वे दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाते समय मारिया अपना बैग वहीं पर भूल जाती है। फिर कार में बैठने के बाद मारिया अपने पापा को कहती है कि मैं अपना बैग आपके ऑफिस में ही भूल गई। फिर उसके पापा कहते हैं गुड, तुम अच्छी जर्नलिस्ट बनोगी। फिर जब वो अपना बैग लेने के लिए कार से बाहर निकलती है तो कार के नीचे लगा बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और मारिया के कुछ दूर जाते ही कार ब्लास्ट हो जाती है। मारिया के सामने ही उसके पिता जलकर मर जाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। मारिया अपनी टेबल पर बैठी अगले दिन पेपर में छपने वाली न्यूज बना रही थी। फिर वो अपनी बॉस इजाबेल के पास जाती है और अपनी टाइप की हुई न्यूज पढ़ाती है। फिर इजाबेल उसको चेक करती है और कहती है थोड़ी बहुत करेक्शन करके डिजाइनर को दे दो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब रात हो जाती है और समय था 11:15 का। बैंक सेज को 14 घंटे हो चुके थे। तभी 1 और 2 नंबर को कुछ अजीब सी आवाज आती है। फिर वे दोनों देखने के लिए जाते हैं। दरअसल 1 नंबर का साला टीवी पीट रहा था क्योंकि उसमें उन्हीं की न्यूज चल रही थी, लेकिन डिस्टरबेंस के कारण न्यूज बीच में ही बंद हो गई। फिर 1 नंबर उसको शांत होने के लिए कहता है और कहता है भरोसा रखो, गवर्नमेंट की हालत खराब है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले बैंक के नीचे बनी सीवर लाइन के अंदर चेकिंग कर रहे थे। फिर वे आसपास बनी सीवर लाइन को अच्छे से चेक करके अपने कमांडर को बताते हैं कि दीवारें एकदम मजबूत हैं, ना तो हम अंदर जा सकते हैं और ना ही वे लोग बाहर आ सकते हैं। फिर कमांडर अपने सीनियर्स को बताता है कि हम सिर्फ छत से ही बैंक के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। गवर्नर कहता है अगर उनके पास बॉम्ब हुए तो वे लोग सबको उड़ा देंगे। फिर जनरल कहते हैं ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं है। फिर वो कमांडर से पूछते हैं अगर हम छत से गए तो कितने लोग मर सकते हैं। कमांडर कहते हैं कुछ कह नहीं सकते, अगर गोलियां चली तो कुछ लोग तो चपेट में आ ही जाएंगे। तभी कमिश्नर अपने साथी के साथ ओटिस बार में जाता है। उस समय वो बहुत गुस्से में था। फिर वो पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि बार ओनर को बाहर निकालो। फिर वे लोग उसको अंदर कमरे में ले जाते हैं और हथकड़ी से बांध देते हैं। फिर कमिश्नर पूछता है ब्लॉन्ड कौन है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने बैंक के ऊपर हमला किया है। ओनर कहता है मैं कुछ नहीं जानता। फिर कमिश्नर उसको पकड़कर धमकी देता है कि अगर तुमने जुबान नहीं खोली तो मैं तुम्हें अंदर डाल दूंगा। ओनर कहता है मैं नहीं जानता, वो सिर्फ ब्लॉन्ड सिगरेट पीता है, इसीलिए मैं उसको ब्लॉन्ड कहता हूँ। बाल तो उसके नॉर्मल ही है। वो अक्सर यहाँ पर आया करता था एक खूबसूरत लड़की के साथ और फिर ड्रिंक करने के बाद वे लोग चले जाते थे। वो लड़की अच्छे घर की लगती है लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता। फिर कमिश्नर कहता है इसको हमारे साथ ले चलो। अब रात के 11:30 बजने वाले थे। बैंक में सभी लुटेरों की मीटिंग चल रही थी। 1 नंबर पूछता है अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है तुम्हारा प्लान तो बढ़िया था लेकिन चला नहीं, इसलिए सरेंडर करना ही बेस्ट है। अगर पुलिस यहाँ पर आई तो गोलीबारी में हम सब मारे जाएंगे। फिर उनमें से एक आदमी कहता है यहाँ करीब 800 मिलियन रुपए पड़े हैं, क्या हम ये सारा रुपया यहीं पर छोड़ दें या फिर हम वो करें जो करने आए हैं। फिर 2 नंबर कहता है कि हमारा यहाँ से निकलने का सिर्फ 1% चांस है और इतना काफी है। फिर 1 नंबर कहता है कि जब तक हमारे पास होस्टेज है हमारा पलड़ा भारी है, क्योंकि कुछ भी गलत हुआ तो नुकसान गवर्नमेंट का होगा, उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अब उनमें से कुछ तो उसकी बात से सहमत थे और कुछ नहीं थे। फिर 2 नंबर कहता है कि जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं अपने अपने हाथ उठाएं। उनमें से 4 लोग अपने हाथ उठा देते हैं। अब सरेंडर ना करने वालों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए फैसला हो जाता है कि कोई भी सरेंडर नहीं करेगा। दूसरी तरफ जनरल प्राइम मिनिस्टर से बात करता है और कहता है कि अगर हमने कोई सख्त फैसला नहीं लिया तो कुछ ही दिनों में देश भर से ऐसी वारदातें सामने आने लगेंगी। फिर पीएम कहते हैं कि हम निर्दोष लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तभी पीएम के पास मौजूद CESID के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल मंगलानो कहते हैं हम उनको फंसा सकते हैं, अभी के लिए हम उनको होस्टेज के साथ एयरपोर्ट पर जाने देते हैं, लेकिन फिर जैसे ही होस्टेज उनसे अलग होंगे तो हमारी आर्मी उन सबको आसानी से पकड़ लेगी। फिर जनरल कहते हैं कि कल सुबह तक मुझे पक्की रिपोर्ट मिल जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि क्या वो आदमी सिविल गार्ड हैं। अगर वो मेरे लोग हुए तो हम उन पर सीधा गोली नहीं चलाएंगे और अगर वो लोग सिविल गार्ड के नहीं हुए तो हम उन पर डायरेक्ट गोली चलाएंगे बिना किसी झिझक के। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम इस पर कल सुबह चर्चा करेंगे। तभी बार के मालिक को पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और पूछा जाता है कि क्या ब्लॉन्ड इनमें से ही कोई है, लेकिन बार ओनर मना कर देता है। फिर कमिश्नर उसको अपना नंबर देता है और कहता है कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल करना। फिर उसके जाने के बाद कमिश्नर अपने एक आदमी को कहता है इस पर नजर रखो, ये बहुत कुछ जानता है। अगले सीन में हम देखते हैं बैंक डायरेक्टर नंबर 1 को कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर पूछने पर वो बताता है कि मुझे अपनी फैमिली की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मेरे 2 बच्चे हैं जो शायद मेरा इंतजार कर रहे हैं।
फिर 1 नंबर कहता है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं जो शायद जल्दी ही 3 हो जाएंगे। फिर 1 नंबर उसको कहता है कि तुम अपने घर कॉल कर लो और बता दो कि तुम ठीक हो। फिर वो काउंटर के ऊपर खड़ा होकर सभी लोगों को कहता है कि आप लोग अपने अपने घर पर कॉल कर सकते हैं और तसल्ली दे सकते हैं कि आप सब लोग ठीक हैं। उनको बता दीजिए कि आपको चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अथॉरिटी को हमें यहाँ से बाहर निकालने का इंतजाम करना होगा। फिर डायरेक्टर 1 नंबर का धन्यवाद करता है। तभी 2 नंबर पूछता है ये सब क्यों कर रहे हो। फिर 1 नंबर कहता है ऐसा करने से इन सब के घर वाले शोर मचाना शुरू कर देंगे और गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर उनको हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। फिर 1 नंबर का साला कहता है कि हमें क्रिस्टीना को भी फोन करके उसे हौसला देना चाहिए, लेकिन 1 नंबर कहता है नहीं, पुलिस को क्रिस्टीना के बारे में पता चल जाएगा और फिर वे लोग उसको तंग करेंगे। फिर उसका साला कहता है कि तुम्हें तो मेरी बहन की चिंता ही नहीं है। फिर 1 नंबर कहता है कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली अच्छे घर में रहे, अच्छी कार में घूमे और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। तभी एक एक करके सब लोगों की उनके घर वालों से बात कराई जाती है। दूसरी तरफ बर्नी एक बार में बैठा दारू पी रहा था। तभी उसके पास मारिया आती है और कहती है मुझे आपकी बेटी के बारे में पता चल गया, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, आई एम सॉरी। अपनी बेटी का नाम सुन के बर्नी उदास हो जाता है और फिर वो कहता है कोई बात नहीं। दोस्तों, क्या आपको बर्नी का कैरेक्टर अच्छा लगा? अगर हाँ तो मैंने आज से 11 महीने पहले इसकी एक और वेब सीरीज डाली थी जिसका नाम था रेड क्वीन। उस सीरीज में ये एक डिटेक्टिव था और बहुत ही कमाल का काम किया था इसने। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद इसको जरूर देखें। मजा ना आए तो पैसे वापिस। अगले सीन में हम देखते हैं रात को ओटिस का मालिक जब अपने घर जाने लगता है तो कार में 2 डिटेक्टिव उस पर नजर रखे हुए थे। फिर वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तभी एक डिटेक्टिव कमिश्नर के पास जाता है और बताता है कि जिसको तुमने गिरफ्तार किया था वो ओटिस का मालिक नहीं था, बल्कि उस बार का मालिक तो मैनुअल विलाग्रेन है और उसने कई सालों तक स्पेशल फोर्स के लिए काम भी किया है, कैरेरो ब्लैंको के लिए। और ये वही बूढ़ा था जो बैंक के अंदर होस्टेज था और 2 नंबर के साथ वॉशरूम गया था। तभी उसके पास एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है और फिर वो कार में बैठकर डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल लेफ्टिनेंट को दे देता है। फिर लेफ्टिनेंट फाइल चेक करता है और खुश हो जाता है। शायद वे लुटेरे इसी के लिए काम करते थे और जरूर ये बाथरूम जाने के बहाने लॉकर नंबर N56 वाली फाइल वहां से ले आया। और उसके बाद जब 50 होस्टेज छोड़े गए तो ये उनमें शामिल होकर बाहर आ गया। दूसरी तरफ ओटिस वाला आदमी 1 नंबर की वाइफ क्रिस्टीना के पास जाता है और फिर क्रिस्टीना उसको अपने घर के अंदर ले जाती है। उस समय वे दोनों डिटेक्टिव कार में बैठे उन पर नजर रखे हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं जनरल PM के पास फोन करता है और बताता है कि मुझे रिपोर्ट मिली है ना तो मेरा कोई सिविल गार्ड गायब है और ना ही उनके हथियार। इसका मतलब वो हमारे लोग नहीं है। अब या तो वे कोई कट्टरपंथी हैं या फिर कोई बैंक लुटेरे हैं। अब हमें बार बार उनके ऊपर सरेंडर करने का प्रेशर डालना होगा और अगर सरेंडर नहीं किया तो लास्ट ऑप्शन अटैक की होगी। फिर PM कहते हैं हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। मिस्टर प्रेसिडेंट भी बार बार हाल जानने के लिए फोन कर रहे हैं। फिर जनरल उनसे शाम तक का समय मांगता है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर उस बीमार औरत को पैनिक अटैक आ जाता है और वो बाहर जाने के लिए जिद करने लगती है। उसका शोर सुनकर 1 नंबर भी वहां पर आ जाता है और डायरेक्टर को कहता है शांत करवाओ इसे। उस समय बैंक में फंसे सब लोग डरे हुए थे। तभी नेक्स्ट डे बर्नी मारिया को उसकी छापी हुई पहली न्यूज दिखाता है। अपनी फर्स्ट न्यूज देखकर मारिया बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है मिलिट्री की। उनको देखकर सब लोग डर जाते हैं। फिर 2 नंबर खिड़की से झांक कर देखता है, बाहर मिलिट्री वाले आए थे और साथ में टैंक भी लेकर आए थे। फिर वो ये बात 1 नंबर को बताता है। फिर 1 नंबर भी बाहर झांक कर देखता है और 4 नंबर को कहता है संभालो मोर्चा। तभी बाहर से अनाउंसमेंट की जाती है कि तुम सभी सरफिरों के लिए एक पैगाम है, अगर आप लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे ये हमें भी नहीं पता। फिर अनाउंसमेंट सुनने के बाद 1 नंबर कहता है हमें सरफिरा कहा और फिर वो और 4 नंबर बाहर मिलिट्री पर फायरिंग करने लगते हैं। गोली की आवाज सुनकर बैंक के अंदर सब लोग घबरा जाते हैं। तभी गवर्नर साहब जनरल के पास जाते हैं और कहते हैं क्या आप लोग पागल हो गए हैं जो यहाँ पर टैंक बुलाया है। जनरल कहता है पागल तो वे लोग हो गए हैं जो बैंक के अंदर से गोलियां चला रहे हैं। अब उन्हें पता होना चाहिए अगर वो बाहर नहीं निकले तो हम उनको जबरदस्ती बाहर निकालेंगे। हमें बस प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर का इंतजार है। तभी 1 नंबर हवाई फायर करके सभी को शांत होने के लिए कहता है और फिर कुछ लोगों को वापस खिड़की के पास भेज देता है। फिर वो अपने 2 साथियों को कहता है कि तुम लोग छत पर जाओ और वहां से नजर रखो क्योंकि ये लोग सिर्फ छत से ही अंदर आ सकते हैं।
फिर 1 नंबर बैंक के डायरेक्टर को कहता है आप मेरे साथ आओ, एक अल्टीमेटम लिखना है। तभी उसके 3 साथी जो कि लालच छोड़कर बस यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, आपस में बात करते हैं कि हम लोग होस्टेज के बीच में घुसकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हमारा चेहरा किसी ने नहीं देखा, हम यहाँ से सेफली बचकर निकल जाएंगे। तभी बैंक का डायरेक्टर जनरल के पास फोन करता है और कहता है कि इन लोगों ने मुझे नई शर्तें पढ़ने के लिए कहा है। रिक्वेस्ट है कि हमें होस्टेज के एक ग्रुप के साथ आर्म्ड गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंचा दिया जाए और वहां हमें स्पेन जाने के लिए एक प्लेन रेडी चाहिए। अगर प्लेन पर हमला किया तो हमारे साथ होस्टेज भी मारे जाएंगे। फिर वो कहता है प्लीज सर आप मेरी बात समझिए, ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं, आप कोई भी बेवकूफी मत करिएगा। फिर 1 नंबर फोन काट देता है और कहता है बहुत बढ़िया। फिर जनरल प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बताता है कि वो कमीने सरेंडर के लिए तैयार नहीं होंगे, अब आगे का फैसला आपका होगा। फिर पीएम कहते हैं आप आगे बढ़िए और होस्टेज के साथ कोऑर्डिनेट करिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। फिर बैंक के आसपास वाली बिल्डिंगों पर स्नाइपर तैनात कर दिए जाते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर साहब भी अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख देते हैं। शायद उनको गिल्ट था कि वो इस मामले को सही ढंग से संभाल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ बर्नी मारिया को बताता है कि 2 लोग बैंक के ऊपर मौजूद हैं और उनके पास गन भी है। तभी कुछ और फौजी उनके पीछे वाली बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं और उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। फिर वे जनरल से उन लोगों को शूट करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन तभी वे दोनों भी उन फौजियों को देख लेते हैं और नीचे झुककर बैठ जाते हैं। फिर उनमें से एक नीचे जाता है और बताता है कि छत के रास्ते से फोर्स आ गई है। फिर 1 नंबर 4 को कहता है तुम मेन डोर से मुझे कवर करोगे। डायरेक्टर साहब आप तैयार हो जाइए, हम बाहर जा रहे हैं। फिर उसके साथी कहते हैं ये पागल हो गया है, ये कुछ भी कर सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं 1 नंबर बैंक के डायरेक्टर को लेकर बैंक से बाहर आता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये जो बाहर पुलिस वाले खड़े हैं इनमें गोली चलाने का सच में गुदा है या फिर ऐसे ही बंदूक लिए खड़े हैं। तभी बर्नी उसकी फोटो खींचते वक्त कहता है या तो ये बेवकूफ है या फिर ज्यादा ही समझदार। फिर बाहर जाकर वो हर एक को बड़े ही गौर से देखता है। दरअसल वो इस बात का मुआयना करने आया था कि पुलिस वाले उनको ठोकने के लिए कहां कहां पर खड़े हैं। फिर वो अपना टशन दिखाने के लिए सिगरेट निकालता है और स्टाइल में पीने लगता है। तभी उसे अपना 10 साल पहले का समय याद आता है जब वो स्पेन के एक कट्टरवादी ग्रुप में फौजी बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। उसे हर मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना करना सिखाया गया था। फिर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी मुलाकात कैप्टन मंगलानो से करवाई जाती है। वो बताते हैं कि आज से आपकी कमान एडमिरल करेरो ब्लैंको के हाथ में है। आज से आपका काम होगा हर तरह की चोरियां करना, किडनैपिंग करना और ब्लैकमेलिंग करना। अब से ये अंडरकवर एजेंट उन लोगों को टारगेट करेंगे जो हम लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को ब्लैकमेल करेंगे ताकि हमारे सीक्रेट मिशन के लिए हमें पैसा मिलता रहे। हम हमेशा ही एडमिरल कुरारो ब्लैंको के लिए वफादार रहेंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जोसे बैंक के डायरेक्टर को कहता है मुझे जो देखना था देख लिया, अब चलो अंदर। फिर एक पुलिस वाला कहता है बंद करो ये तमाशा और हथियार डाल दो। फिर जोसे उसके ऊपर सिगरेट फेंक कर मारता है और कहता है ले बेटा तू सिगरेट पी, टेंशन कम हो जाएगी तेरी। फिर वो वापस बैंक के अंदर चला जाता है। फिर जनरल ऑर्डर देते हैं कि अपने लोगों को तैयार करो। तभी जब जोसे बैंक के अंदर जाता है तो 2 नंबर पूछता है ये सब क्या था। फिर जोसे कहता है मैं दिखाना चाहता था कि हम उनसे कम नहीं हैं। फिर उसका साथी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। जोसे कहता है तुम कब से प्लान बनाने लगे। फिर 2 नंबर कहता है एक बार सुन तो लो, शायद काम का हो। फिर उसका साथी कहता है कि हम कपड़े बदलकर होस्टेजिस के साथ निकल जाएंगे, हमें अब तक किसी ने भी नहीं देखा है। जोसे को ये प्लान अच्छा लगता है और वो ये प्लान सबको बताने के लिए कहता है। फिर वो 2 नंबर को कहता है कि मैं कैप्टन से बात करता हूँ, शायद वो हमें यहाँ से निकाल ले। लेकिन 2 नंबर कहता है कि हम यहाँ उनकी वजह से ही फंसे हैं, हमें रास्ते से हटाने में ही उनका फायदा है। अब 1 नंबर यानी जोसे फिर से पुरानी यादों में खो जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब किसी टेररिस्ट ग्रुप ने उनके प्राइम मिनिस्टर एडमिरल कुरेरो ब्लैंको की हत्या कर दी थी। फिर उनके पास उनका बॉस आता है और कहता है कि हमें कमान देने वाला कोई नहीं बचा, बेहतर होगा तुम लोग अपने लिए बढ़िया सी नौकरी ढूंढ लो। फिर उन लोगों ने नया काम ढूंढ लिया, बैंक डकैती का। लेकिन एक दिन जब वे थिएटर में मूवी देख रहे थे तो कुछ पुलिस वाले वहां पर जाकर उनको पकड़ लेते हैं और जोसे की तो खूब सुताई करते हैं। फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में उसके साथ वही बूढ़ा था जो बैंक में भी मौजूद था और 2 नंबर के साथ वॉशरूम गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है।
जोसे की वाइफ जब मार्केट से अपने घर जा रही थी तो जो डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहे थे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वे लोग उसको पकड़ लेते हैं। तभी कमिश्नर वहां पर आता है और पूछता है कि तुम ही ने कॉल करके रेडियो स्टेशन में रॉबर्स का मैसेज दिया था ना? वो कहती है मुझे नहीं पता। फिर वे सब लोग उसके घर जाते हैं और घर की अच्छे से चेकिंग करते हैं। चेकिंग के दौरान उनको वहां पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स थी। फाइल से उनको पता चलता है कि ये सब लोग विद्रोही हैं। दूसरी तरफ बैंक में एक नंबर यानी कि जोसे अपने साथ कुछ रुपए लेकर आता है और फिर वो उनको फाइलों वाले ड्रॉर के अंदर छुपा देता है ताकि सारा मामला शांत होने के बाद वो यहाँ पर फिर से आए और इन पैसों को निकाल कर ले जाए। फिर वो अपने चाकू से एक ड्रॉर के ऊपर निशान भी बना देता है ताकि उसे याद रहे कि पैसे कहाँ पर छुपाए हैं। तभी उसको थोड़ा सा शोर सुनाई देता है और वो अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका ही साला था। उस समय वो बहुत ही घबराया हुआ था। फिर वो जोसे को कहता है अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो वे लोग हमें मार डालेंगे। फिर जोसे उसको कहता है कि हमारे पास एक प्लान है, हम होस्टेजिस के साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अगर नहीं भाग पाए तो हम सरेंडर कर देंगे। इस दौरान अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो अपनी बहन को बता देना कि मैं आखिरी सांस तक उससे प्यार करता था और मुझे उसी का ख्याल था। अगले सीन में हम देखते हैं मारिया कमिश्नर के पास जाती है और पूछती है क्या आपको पता चल गया कि वे लोग कौन हैं? फिर कमिश्नर कहता है नंबर 1 कौन है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। फिर मारिया ये बात इजाबेल को बताती है और कहती है कि कमिश्नर ने मुझे नाम तो नहीं बताया, बस इतना ही बताया है कि वो एक प्रोफेशनल बैंक रॉबर है। फिर इजाबेल मारिया को अब तक हुई बैंक रॉबरी की पुरानी न्यूज चेक करने के लिए कहती है ताकि उन्हें बैंक रॉबर्स का कुछ क्लू मिल सके। फिर उनके हाथ में एक आर्टिकल लगता है जिसमें लिखा था कि 1976 में एक स्पेनिश कपल ने बहुत सारे बैंक लूटे थे। उनका नाम जोसे मार्टिनेज और क्रिस्टीना था। फिर उनको देश से भागते समय पकड़ लिया गया और सबूतों के अभाव में उन दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई। फिर जेल से छूटने के बाद क्रिस्टीना ने जोसे को कहा कि आज के बाद हम चोरी चकारी नहीं करेंगे, लेकिन जोसे कहाँ मानने वाला था। उसने अपने नए साथियों के साथ एक नया ग्रुप बना लिया और फिर उनके साथ मिलकर लूटपाट करनी शुरू कर दी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जोसे और उसके साथी अपने कपड़े चेंज करते हैं ताकि होस्टेजिस के साथ वहां से भाग सकें। उस समय होस्टेजिस के बीच में सिर्फ 2 ही रॉबर थे, इसलिए होस्टेज उन दोनों पर हावी हो जाते हैं। फिर वो अपने बचाव में हवाई फायर करने लगते हैं। कुछ लोग तो मौके का फायदा उठाकर वहां से कुछ नोटों की गड्डियां भी चुरा लेते हैं। अब फायरिंग की आवाज सुनकर बैंक के बाहर भी खलबली मच गई थी, इसलिए जनरल बैंक पर कार्रवाई करने की इजाजत दे देता है। फिर कैप्टन अपने आदमियों को कहता है कि बैंक की तरफ बढ़ो। जब पुलिस वाले बैंक की तरफ बढ़ते हैं तो बर्नी उनको देख लेता है और फौरन अपने ऑफिस में खबर कर देता है। फिर इजाबेल और मारिया दोनों ही वहां पर आने के लिए निकल पड़ती हैं। तभी पुलिस वाले बैंक के ऊपर मौजूद एक रोबर पर गन तान देते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहां पर 2 नंबर एक होस्टेज को लेकर आ जाता है और कहता है ज्यादा होशियारी की तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। इतने में इजाबेल और मारिया भी वहां पर पहुंच जाती हैं। 2 नंबर अपने साथी को कहता है तुम जल्दी यहाँ से नीचे जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन उसका साथी कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। इतने में एक पुलिस वाला 2 नंबर का भेजा उड़ा देता है। उसको देखकर उसका साथी बुरी तरह से घबरा जाता है और अपने हथियार डाल देता है। फिर पुलिस वाले जाकर उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी बैंक के अंदर बाकी के रॉबर्स सिविल ड्रेस पहनकर होस्टेजिस के साथ मिल जाते हैं। लेकिन जोसे का साला पागल हो जाता है और गन लेकर छत की तरफ गोलियां चलाने लगता है। फिर जोसे उसको समझाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो पकड़े जाओगे, तुम चलो मेरे साथ। फिर वे लोग बैंक का दरवाजा खोलते हैं और बैंक से बाहर भागने लगते हैं। बाहर भागते समय जोसे की गन गिर जाती है और फिर गन उठाने के चक्कर में वो जमीन पर ही लेट जाता है। तभी पुलिस फोर्स भी बैंक के अंदर घुस जाती है और बैंक का चप्पा चप्पा छानने लगती है, लेकिन उनको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी बैंक से बाहर निकलकर सभी होस्टेजेस जमीन पर ही लेट जाते हैं क्योंकि कमिश्नर उनको ऐसा करने के लिए बोल रहा था। बर्नी भी उस समय छत पर से ही उनकी फोटो क्लिक कर रहा था। तभी जोसे को अपने पास एक चश्मा पड़ा हुआ मिलता है, इसलिए वो उसको उठाकर लगा लेता है ताकि वो किसी की पहचान में ना आए। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो पकड़ा जाता है या नहीं।
लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं बैंक के अंदर से रिहा हुए सभी लोग जमीन पर लेटे हुए थे और पुलिस वाले ये पहचान करने की कोशिश कर रहे थे कि उनमें से होस्टेज कौन है और रोबर्स कौन है। फिर कमिश्नर सभी को खड़े होने के लिए कहता है और कहता है धीरे धीरे एक एक करके आगे आइए और बस की तरफ चलते चलिए। कमिश्नर को जिस किसी पर भी शक था वो उसको वैन के पास भेज रहा था और होस्टेज को बस में। जोसे को डर था कि कहीं कमिश्नर उसको पहचान ना ले। फिर जब जोसे के साले की बारी आती है तो कमिश्नर उसको वैन के पास जाने के लिए कहता है। कमिश्नर सूरत देखकर डिसाइड कर रहा था कि कौन रोबर हो सकता है और कौन होस्टेज। अब जो लोग घर से नहा धोकर बाबू बनकर आए थे कमिश्नर उनको बस में बिठा रहा था। फिर कमिश्नर जोसे को भी बस में जाने के लिए कहता है। फिर सब लोगों को फारग करने के बाद वो वैन वाले बंदों के पास जाता है और शक्ल से नशेड़ी दिखने वाले बंदे को कहता है अपनी टी शर्ट ऊपर कर। फिर जब वो टी शर्ट ऊपर नहीं करता तो कमिश्नर खुद उसकी टी शर्ट ऊपर करता है और देखता है उसके हाथ पर इंजेक्शन के निशान थे। फिर वो पूछता है बोल 1 नंबर कहाँ है। वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपने पैसे निकलवाने आया था। फिर कमिश्नर उसको और एक और आदमी को वहां पर रुकने के लिए कहता है और बाकियों को बस में जाने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कमीना हाथ से निकल गया। अब उन दोनों लोगों को जिन पर कमिश्नर को शक था कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। फिर कमिश्नर टॉर्च लेकर बस के अंदर जाता है ताकि एक बार फिर से उनकी चेकिंग कर सके। फिर वो हर एक होस्टेज के चेहरे पर टॉर्च मार कर देखता है लेकिन उसको किसी पर भी शक नहीं होता। फिर वो सभी के शूज चेक करता है क्योंकि उसने जोसे के शूज देखे थे जब वो बैंक के डायरेक्टर को लेकर बाहर आया था। फिर वो जोसे को यानी 1 नंबर को पहचान लेता है और कहता है अपना चश्मा उतारो। फिर जब वो जोसे की आंखें देखता है तो मुस्कुराकर कहता है तू तो लंबा जाएगा बेटा। फिर वो जोसे को पकड़कर बाहर लेकर आता है और गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद कमिश्नर उसको हायर अथॉरिटी के बीच में लेकर जाता है। फिर जनरल पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है मेरा नाम जोसे मार्टिनेज गोमेज है। फिर कमिश्नर बताता है कि इसके नाम लूटपाट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। जनरल पूछता है कि इसके बाकी साथी कहाँ हैं। कमिश्नर बताता है हिरासत में और सब के सब नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं। फिर जनरल पूछता है कि तुम लोगों ने तिजेरो की मांग क्यों की। जोसे कहता है ताकि हमें दीवार तोड़कर भागने का वक्त मिल सके। फिर जनरल कहते हैं इसको लेकर जाओ और पूछताछ करो और कोई भी इस पर हाथ नहीं उठाएगा। अब उन सब का मिशन सक्सेसफुल रहा जिसमें किसी भी होस्टेज की जान नहीं गई, इसलिए सब लोग एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर भी जो कि टेंशन के मारे 15-20 सिगरेट पी गए थे, इस टेंशन में थे कि अपना रेजिग्नेशन लेटर मिस्टर प्रेसिडेंट को दे या फिर ना दे। लेकिन तभी वहां पर उनका पीए आता है और बताता है कि मिशन कामयाब रहा, हमने सभी होस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया है। फिर पीएम उसको थैंक यू कहते हैं और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर वो अपनी जलती हुई सिगरेट बुझाते हैं और अपने रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ देते हैं। दूसरी तरफ 2 नंबर की बॉडी को और उसके 3 साथियों को जो कि डर के मारे बैंक में ही छुपे हुए थे गिरफ्तार करके वहां से निकाल लिया जाता है। फिर गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते हैं कि हम पिछले 37 घंटों से बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरे हैं। हमने ना ही कुछ खाया पिया और ना ही हम सोए। हम सब बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे, लेकिन अब हमारी टीम ने होस्टेज को रिहा करवा लिया और हमलावरों को पकड़ लिया है। फिर जनरल वहां पर आते हैं और सबको बताते हैं कि हमलावरों में ना तो कोई सेना से था और ना ही कोई सिविल गार्ड, वे सब आम लुटेरे थे और ये मामला सिर्फ पैसों के लिए किया गया था। तभी कमिश्नर साहब जोसे से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। फिर जोसे पूछता है छत पर जो गोली चली थी क्या वो मेरे साथी को लगी थी। कमिश्नर कहता है हाँ, वो गोली 2 नंबर को लगी थी, जरूर उसने कोई ना कोई हरकत की होगी तभी फोर्स ने उस पर गोली चलाई। जोसे कहता है वो अच्छा इंसान था, लेकिन कमिश्नर कहता है था तो लुटेरा। फिर जोसे कहता है अगर हम जैसे ना होंगे तो आप जैसों की भी कोई जरूरत नहीं। फिर कमिश्नर मुस्कुरा कर कहता है कोई बात नहीं, चलो अब तुम मुझे शुरू से सारी बात बताओ ताकि हम दोनों ही चैन से सो पाएं। फिर जोसे उससे ब्लॉन्ड वाली सिगरेट मांगता है, लेकिन कमिश्नर के पास नॉर्मल वाली सिगरेट थी। सिगरेट देने के बाद कमिश्नर पूछता है बैंक लूटने के लिए जो तिजेरो को रिहा करवाने का आइडिया था क्या वो तुम्हारा था। लेकिन जोसे कहता है नहीं, मुझे बैंक में से कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने का असाइनमेंट मिला था जो कि वहीं के किसी सेफ में पड़े थे। फिर कमिश्नर पूछता है कि वो असाइनमेंट किसने दिया था। जोसे कहता है 1 पैकेट ब्लॉन्ड सिगरेट मंगवा दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर कमिश्नर उसके लिए ब्लॉन्ड सिगरेट लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ मारिया के ऑफिस में सब लोग तालियां बजाकर उसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उसने आर्टिकल में छापा था कि मेरा अनुमान है
वे सब लोग नॉर्मल बैंक लुटेरे हैं और साबित भी ऐसा ही हुआ। इसलिए मारिया की प्रेडिक्शन पर सब लोग खुश थे। फिर बर्नी अपनी बॉस को कहता है हमें थोड़ा इंक्रीमेंट और कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, इतना तो बनता है। फिर इजाबेल कहती है मारिया तुमने साबित कर दिया, तुम एक अच्छी जर्नलिस्ट हो। दूसरी तरफ कमिश्नर साहब ब्लॉन्ड सिगरेट का पैकेट लेकर आते हैं और कहते हैं मुझे सिर्फ सच जानना है। फिर वो जोसे का बयान रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं। जोसे बताता है कि मुझे ये असाइनमेंट मार्च में मिला था, 2 नंबर भी उस समय मेरे ही साथ था और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ओटिज में बैठा हुआ था। कमिश्नर कहता है जिसका मालिक मैनुअल है। जोसे कहता है हाँ वही तो एजेंट था, उसने कहा कि उसके पास मेरे लिए एक बड़ा काम है। फिर मैं उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया और वहां मुझे कैप्टन मंगलानो मिले। कमिश्नर कहता है तुम्हारा मतलब CESID के डायरेक्टर मंगलानो। जोसे कहता है हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि बार्सिलोना के सेंट्रल बैंक के अंदर लॉकर नंबर N56 में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, क्या तुम उनको मेरे लिए ला पाओगे? देखने में ये एक चोरी लगनी चाहिए और इसके लिए हंगामा भी करना होगा। तुम्हें बैंक में मौजूद सभी लोगों को होस्टेज बनाना होगा और बाहर ये डिमांड रखनी होगी कि तुमको तेहरो चाहिए। ऐसा करने पर गवर्नमेंट को लगेगा कि अंदर सिविल गार्ड्स हैं, इसलिए कोई भी तुम पर अटैक नहीं करेगा। इस तरह तुम्हारे बंदों को भी बेसमेंट में होल करने का टाइम मिल जाएगा और तुम सेफली वहां से बाहर निकल जाओगे और वहां जितने भी पैसे तुम उठा सको सब तुम्हारे हैं। वहां करीब $800 मिलियन होंगे। इतने पैसों में तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। ये इस देश की सबसे बड़ी डकैती होगी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। फिर कमिश्नर कहता है तुम्हारी कहानी तो अच्छी है, लेकिन उन पेपर्स में था क्या जो CESID इस हद तक चली गई? जोसे कहता है मुझे नहीं पता और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। फिर कमिश्नर पूछता है कि तुमने डॉक्यूमेंट्स बैंक से बाहर कैसे निकाले? जोसे बताता है मैनुअल उस समय होस्टेज के रूप में बैंक के अंदर ही था। फिर शुरुआती 50 होस्टेज के साथ वो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर आ गया। हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब था, लेकिन जो मैप हमें दिए गए थे वो सब नकली थे। कमिश्नर कहता है क्योंकि वे लोग चाहते ही नहीं थे तुम में से कोई भी जिंदा बाहर निकले। जोसे कहता है सभी नहीं, सिर्फ मैं और 2 नंबर, क्योंकि इस मिशन के बारे में हम दोनों ही जानते थे। तभी वहां पर एक और ऑफिसर आता है और कमिश्नर को कहता है कि तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दी जाती है। फिर कमिश्नर जोसे की तरफ देखता है और जोसे उसे इशारा करता है कि टेप यहाँ मत छोड़ना। फिर कमिश्नर अपना सारा सामान उठाता है और जोसे को कहता है कि ये सिगरेट तुम रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अब शायद जोसे को भी पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर नेक्स्ट डे जब कमिश्नर अपनी छुट्टी एंजॉय करने के लिए क्लब में जाता है तो टीवी में पीएम का बयान सुनता है। पीएम बताते हैं कि बैंक सेज के दौरान हमने जिस मास्टरमाइंड कैदी को पकड़ा है उसका नाम जोसे मार्टिनेज गोमेज है। उसने हमें बताया है कि बैंक सेज से पहले वो किसी एंटोनियो लुइस नाम के आदमी से मिला था और उसने ही ये चोरी प्लान की थी। हमें लगता है कि वो दक्षिण पंथियों में से ही कोई था। अब पुलिस को उसकी तलाश है और जिन लोगों ने बैंक में रॉबरी करने की कोशिश की वे लोग कोई आम लोग नहीं थे बल्कि दक्षिण पंथी थे। ये न्यूज सुनकर कमिश्नर कहता है ये क्या बकवास है, क्योंकि हायर कमान वालों ने सच्चाई छुपा दी थी और अपनी ही कोई स्टोरी पेश कर दी। ये न्यूज इजाबेल के ऑफिस में भी सब लोग सुन रहे थे। फिर वो मारिया को कहती है कि हमने छापा था कि वे लोग साधारण चोर हैं, लेकिन पीएम ने बयान दिया है कि वे लोग दक्षिण पंथी थे। वो न्यूज छापना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। फिर मारिया कहती है कि मैं अपने सोर्स से बात करके देखती हूँ, लेकिन इजाबेल उसको डांट देती है और कहती है कि अब ये न्यूज खत्म हो चुकी है, गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब उस न्यूज को छोड़ो और नई न्यूज कवर करो। फिर वो मारिया को कहती है बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। पिछले 48 घंटों में बहुत सारी वारदातें हुई हैं। किसी ने अपनी वाइफ को मार डाला तो किसी की पत्नी अपने नौकर के साथ भाग गई, कहीं ड्रग ओवरडोज की वजह से कुछ जवान लड़के मारे गए और कहीं एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो गई। अब हम इन मुद्दों पर आवाज उठाएंगे, तुम इन मुद्दों पर फोकस करो, जाओ और इन पर आर्टिकल लिखो। लेकिन मारिया कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी सीट पर जाकर पुलिस स्टेशन फोन करती है और कमिश्नर से बात करने के लिए कहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो कुछ दिनों की छुट्टी पर है। फिर बर्नी कहता है मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा, चलो मेरे साथ। फिर जब वे दोनों क्लब पहुंचते हैं तो क्लब के बाहर एक कार में 2 डिटेक्टिव कमिश्नर पर नजर रखे हुए थे। फिर जब वे दोनों अंदर जाते हैं तो कमिश्नर कहता है फिर आ गए तुम लोग, अब क्या चाहिए? फिर मारिया पूछती है क्या आपकी नंबर 1 से बात हुई, क्या बताया उसने?
कमिश्नर कहता है कि उसने बताया है वो ऑपरेशन CESID के डायरेक्टर मंगलानो के इशारे पर हुआ था। उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जो बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में थे। उसने तिजेरो का नाम इस्तेमाल इसलिए किया ताकि सबको लगे कि ये काम लेफ्ट विंग वालों का है और बदले में उन चोरों को मिलने वाले थे $800 मिलियन। अब पता नहीं मुझसे बात करने के बाद जोसे ने अपना बयान क्यों बदला और उसने बताया कि उसने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखे। अब पता नहीं वो सच बोल रहा है या झूठ। फिर जब मारिया और बर्नी वहां से जाने लगते हैं तो कमिश्नर कहता है मुझे ये एक बड़ा गेम लग रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो संभल कर रहता। अगले सीन में हम देखते हैं CESID के नए डायरेक्टर जोसे से मिलने के लिए जाते हैं। जोसे कहता है आपने हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया। डायरेक्टर कहते हैं मुझे सच में आइडिया नहीं था कि वो दीवार पत्थर की है। देखो जो भी हुआ अब उस पर क्या बहस करनी, हम उसे बदल थोड़ी सकते हैं। फिर जोसे पूछता है तो आप ही बता दीजिए मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैं दर्जनों बार अपना बयान दे चुका हूँ, फिर भी सब लोग मेरे ही पीछे पड़े हैं। फिर डायरेक्टर कहते हैं देखो जोसे, अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ इतना करना होगा कि तुम्हें एक बयान देना है कि जो कुछ भी तुमने अब तक बताया है वो सब झूठ है। बैंक लूटने का आइडिया तुम्हारा खुद का था और ये सब तुमने पैसों के लिए किया है। ऐसा करोगे तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा और मैं वादा करता हूँ सरकारी फंड से तुम्हारी फैमिली का पूरा ध्यान रखा जाएगा और तुम्हें भी सजा कम मिलेगी। सौदा बहुत अच्छा है, जरा सोच कर देखना। अब जोसे को साफ साफ समझ में आ गया था कि अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है तो सारा इल्जाम खुद के और अपने साथियों के सिर पर ही डालना होगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं इजाबेल मारिया को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसको अपने ऑफिस में कहीं भी नहीं मिलती भी कैसे? वो अपने घर पर बैठी जोसे वाले केस की स्टडी कर रही थी ताकि लोगों तक असली सच्चाई पहुंचा सके। फिर वो जोसे के दोस्त के पास जाती है, जनरल के पास भी जाती है और फिर वो जाती है सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर के पास, लेकिन उसके हाथ कोई भी खास खबर नहीं लगती। फिर वो टीवी में एक सांसद का बयान सुनती है, जिनको लगता था कि वो केवल एक बैंक रॉबरी नहीं थी बल्कि इसके पीछे कोई और मकसद था। फिर टीवी बंद करके मारिया बर्नी को समझाती है कि देखा आपने, गोंजाल्विस को भी लगता है कि इसके पीछे कोई और मकसद था। फिर बर्नी कहता है ये बिल्कुल 23 फरवरी के अटैक जैसा है जिसकी सच्चाई कभी भी बाहर नहीं आएगी। फिर मारिया कहती है काश मैं जोसे से बात कर पाती। फिर अगले दिन CESID के डायरेक्टर PM से मिलने के लिए जाते हैं और अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहते हैं कि इस डकैत ने सजा से बचने के लिए राइट विंग वाली कहानी घड़ी थी। PM कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये मामला उलझता ही जा रहा है। फिर डायरेक्टर कहता है कि अब हमें इसको भूलकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप मुझे बजट और पावर देंगे तो आपको कभी भी किसी बागी ग्रुप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात PM को अच्छी नहीं लगती क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि ये काम इसी का किया हुआ है, इसलिए वो कहते हैं कि इस बारे में मुझे अपनी कैबिनेट से बात करनी पड़ेगी। फिर डायरेक्टर बताता है सर एक और बात, किंग मैजेस्टी ने आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CESID को सौंप दी है, ये रहे उनके ऑर्डर्स। अब PM समझ गए थे कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको मिली है जिनसे मुझे खतरा है, यानी कि CESID ने अपने पुराने PM की तरह इनको भी अपनी कठपुतली बनाने का प्लान बना लिया था। अगर इन्होंने सहयोग दे दिया तो ठीक, वरना पुराने PM की तरह इनकी मौत पक्की है। दूसरी तरफ मारिया इजाबेल के पास जाती है और कहती है ये रहे आर्टिकल जो आपने मांगे थे। फिर इजाबेल उसको बैठने को कहती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अभी भी उसी स्टोरी पर काम कर रही हो। मारिया कहती है मुझे तो बस सच जानना है कि हुआ क्या था। फिर इजाबेल कहती है तुम्हें इसके लिए पेपर बदलना होगा। फिर जब मारिया ऑफिस से बाहर जाती है तो वहाँ उसको कमिश्नर मिलता है। कमिश्नर कहता है मुझे तुमको कुछ बताना है। फिर वो इजाबेल को बार में लेकर जाता है और बताता है कि जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो वेलियांटे वहां से कुछ सीक्रेट पेपर्स लेकर गायब हो गया और फिर वो पेपर उसने बैंक के लॉकर में रख दिए और नंबर 1 ने जो बताया अगर वो सच है तो पूरी कहानी एकदम साफ है। तभी कमिश्नर की नजर 2 जासूसों पर पड़ती है जो उनकी ही जासूसी कर रहे थे। फिर वो मारिया को वहां से चलने के लिए कहते हैं। फिर रास्ते में कमिश्नर मारिया को बताते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ ताकि असली सच बाहर आ सके। फिर कमिश्नर मारिया को उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। जब मारिया अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो देखती है वहां पर CESID के डायरेक्टर बैठे हुए थे। फिर डायरेक्टर कहते हैं घबराओ मत, दरवाजा बंद कर दो और बैठ जाओ। फिर मारिया दरवाजा बंद करती है और बैठ जाती है। डायरेक्टर कहते हैं जो कुछ भी हुआ उसका सच सिर्फ जोसे जानता है
लेकिन वो अपना मुंह कभी भी नहीं खोलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ तुम भी उसे भूल जाओ, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में सरकार बदलने वाली है और उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे तुम वो लिख सकती हो। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें ये सब भूलना होगा। जरा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और बहुत सारा पैसा भी। फिर वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मारिया गहरी सांस लेती है और अगले दिन फिर से कमिश्नर से मिलने जाती है। वो कमिश्नर को बताती है कि मेरे घर मंगलानो आया था। कमिश्नर कहता है वो बहुत ही ताकतवर है, हमें ये सब रोक देना चाहिए। लेकिन मारिया कहती है मैं हार मानने वाली नहीं, बस एक बार नंबर 1 से मेरी बात हो जाए। कमिश्नर कहता है उससे बात होना आसान नहीं, बल्कि एक और आदमी है जो नंबर 1 की तरह सारा सच जानता है, और वो आदमी था मैनुअल, ओटिस बार का मालिक। फिर वे दोनों उससे मिलने के लिए उसके बार में जाते हैं। मैनुअल उन दोनों को अंदर वाले रूम में लेकर जाता है और पूछता है क्या काम है। कमिश्नर कहता है मैं जानता हूँ आप बैंक में थे और बाहर आते समय बॉक्स नंबर N56 के डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर आए थे। हमें बस ये जानना है कि उन डॉक्यूमेंट्स में क्या था। मैनुअल कहता है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता। फिर कमिश्नर कहता है अब इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए तुम जो भी जानते हो मुझे बता दो। फिर वो मैनुअल को 1-2 फटके देता है और कहता है तुम जो भी बताओगे वो बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। फिर मैनुअल बताता है कि बैंक से डॉक्यूमेंट्स लाने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स मैंने CESID के डायरेक्टर को दे दिए थे। मारिया कहती है इसका मतलब उन डॉक्यूमेंट्स को 23 फरवरी के बाद अस्थायी सरकार ने मंजूरी दे दी। मंगलानो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बदले CESID का नया डायरेक्टर बना। तभी जब वे बार से बाहर जाते हैं तो उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। ये ब्लास्ट कमिश्नर और मारिया को धमकाने के लिए था कि इन दोनों को केस से दूर रहना चाहिए। अब कुछ दिन बाद आने वाले इलेक्शन में सरकार बदल जाती है। नई सरकार ने आते ही सभी तरह के नशे को मंजूरी दे दी, जो कि किसी महामारी से कम नहीं था। फिर एक दिन मारिया और बर्नी अपना आर्टिकल छापने के लिए किसी नशेड़ी आदमी के मरने पर उसकी तस्वीर खींच रहे थे और डिटेल्स वगैरह लिख रहे थे। लेकिन तभी वहां पर कमिश्नर आ जाता है। फिर मारिया कहती है आप काफी दिनों बाद नजर आए। कमिश्नर बताता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया था, सेंट्रल बैंक केस का फैसला आ गया था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। जोसे को 30 साल की सजा सुनाई गई और फैसले के मुताबिक उसने वो रॉबरी सिर्फ पैसों के लिए की। फिर मारिया उसको ड्रिंक ऑफर करती है और कमिश्नर ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब हर बार की तरह सियासत की जीत हुई और एक साधारण सा चोर और उसके साथी सियासत की बलि चढ़ गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जोसे को सजा सुनाने के 8 साल बाद अस्थायी रूप से रिहाई मिल गई और फिर वो वहां से भाग गया। सबसे पहले उसने बैंक जाकर वो पैसे निकाले जो उसने वहां पर छुपा दिए थे। CESID के डायरेक्टर मंगलानो ने 1995 में वायर टैपिंग घोटाले के कारण इस्तीफा दे दिया और ये बात अब तक साबित नहीं हो पाई कि उस बैंक रॉबरी वाली घटना में इनका ही हाथ था। तो दोस्तों ये थी बैंक अंडर सेज की असली कहानी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।